हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम करेंगे यूनिट नंबर 3 से, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। और जो पेपर हमारा दिसंबर 2019 में हुआ था, इस पेपर के अंदर इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार एनालाइज किया जाए तो यहाँ इस पेपर में इस यूनिट से पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर आए हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इन केस आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं इन 7 क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 82। डिलीशन एनालिसिस ऑफ अ प्रोमोटर रीजन ऑफ अ जीन वाज कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एलिमेंट इन इट। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम भी दिया है और बताया है कि यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, दैट इज द डिलीशन एनालिसिस। यानी कि चीजों को डिलीट करके फिर हम एनालाइज करते हैं कि ये क्या फंक्शन करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया है। एक रीजन लिया गया है, प्रोमोटर का रीजन लिया गया है किसी जीन के, और उसके कुछ सेगमेंट को डिलीट किया गया है। और डिलीट करने के बाद ये देखा गया है कि वहां पर रेगुलेटरी एलिमेंट कौन कौन सा है। ठीक है, इन द फिगर बिलो द फिल्ड बॉक्सेस डिनोट द एरिया ऑफ डिलीशन एंड द ऑब्जर्व्ड एक्टिविटीज ऑफ द प्रोमोटर आर एज शोन। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिया है, इसमें जो ब्लैक वाला रीजन है ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस पोर्शन को डिलीट किया गया है। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम को एनालाइज करना है और यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, बताना है कि कौन सा इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है और कौन सा नहीं। ये आपको मैच करके फिर बताना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, आपको ये डायग्राम दिया है, बस इसको समझना है अच्छे से, आंसर खुद आ जाएगा। चलिए इसको फिर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पूरा क्या है, एक प्रोमोटर है। प्रोमोटर क्या होता है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाता है किसी जीन का। तो इस प्रोमोटर का रीजन में बताया है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ये वाइल्ड टाइप प्रोमोटर है, यानी यहाँ पर कोई भी डिलीशन नहीं हो रखा है। तो एक्टिविटी कितनी है, 100 है। यानी अगर कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिए, अगर कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है तो इसका एक्टिविटी होता है 100। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब जो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, इसमें बताया है कि ऐसा रीजन जो कि -300 से -250 था, अगर हमने इस पोर्शन को डिलीट कर दिया है तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है अभी भी 100 ही है, अभी भी 100 ही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर है तो भी 100 है और यहाँ ये नहीं है तो भी 100 है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि -30 से लेकर -50 तक का जो रीजन है उसका कोई रोल नहीं है इन द प्रोमोटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या किया है, -30 से लेकर -20 तक का रीजन डिलीट कर दिया है। और देखो जैसे ये डिलीट हुआ है, जो एक्टिविटी है जीन की वो 175 हो गई है। मतलब पहले जब वो नॉर्मल है तब 100 है, लेकिन अगर इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है तो वो 175 हो गया है। अब देखो यहाँ से लेकर ये वाला जो रीजन है इसको तो हम पहले ही जान चुके हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, ऊपर हमने देखा भी है ना। मतलब रोल किसका है, यहाँ पर रोल है इस रीजन का। तो अगर आप इस रीजन को डिलीट करते हैं तो जीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो 100 आता है और यहाँ अगर ये नहीं है तो 175 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो -25 से जो -200 तक का रीजन है ये कैसे रेगुलेट करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं दिस वन। इसमें हमने -250 से -150 तक डिलीट किया है। अब आप देखो इतना पोर्शन डिलीट करने के बाद एक्टिविटी अभी भी 175 ही है और ऊपर भी 175 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमने देख लिया कि काफी इंपॉर्टेंट रीजन है और नेगेटिवली रेगुलेट करता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ये था तो भी 175 है और यहाँ ये नहीं है तो भी 175 है। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि -200 से लेकर ये जो -150 वाला रीजन है इसका भाई कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। यहाँ हमने क्या किया है, -200 से लेकर -100 तक हमने डिलीट कर दिया है। अब ये तो हम देख ही चुके हैं, इसका तो कोई रोल नहीं है। अभी ऊपर हमने देखा है इस पोर्शन का कोई रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने इसको डिलीट किया है तो एक्टिविटी 175 से सीधा 50 हो गई है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो रीजन है
ऐसा रीजन है जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलेशन। और कैसा रेगुलेशन करता है? पॉजिटिव, क्योंकि आपने अगर ये हटा दिया है तो एक्टिविटी डिक्रीज हुई है, यानी ये पॉजिटिव रेगुलेटर था। तो हम लिख सकते हैं कि -150 से और -100 तक, -100 तक जो रीजन है वो पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये वाला आ गया है हमारा। अब हमने डिलीट किया है फ्रॉम 150 से लेकर -50 तक, -150 से लेकर -50 तक। अब हमने देखा ये रीजन तो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको डिलीट करने से जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन ये जो रीजन है इसका कोई खास काम नहीं है। क्यों नहीं है? अब ऊपर ये था तो भी 50 है, अब ये नीचे नहीं है तो भी 50 है, यानी कि 100 से लेकर जो 150 वाला पार्ट है उसका भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं। यहाँ पर हमने कट किया है -100 से -50 तक, तो ये वाले पोर्शन को तो हम पहले देख चुके हैं, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले रीजन को डिलीट करते हैं तो जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल 0 हो जा रही है। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पॉजिटिव रेगुलेट करता था, तो हमने इसको डिलीट किया तो 0 हो गया है। मतलब कि हमारा 150 से लेकर आगे जो दिया है ये करता है पॉजिटिव रेगुलेटर, ये पॉजिटिव रेगुलेटर है। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम से चीजें समझ ली है, ये बातें आई हैं। अब बस आप क्या करें, इनको मैच कर ले। देखो लिखा है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड। देखो फर्स्ट में लिखा है द रीजन बिटवीन द -100 टू -50 हाउस इज अ पॉजिटिव रेगुलेट एलिमेंट, यानी -100 से लेकर -50, तो -100 से लेकर -50 क्या पॉजिटिव है? नहीं, तो ये तो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें लिखा है कि पॉजिटिव रेगुलेटर एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा भाई गलत, ये सही नहीं है। बी में लिखा है द रीजन बिटवीन द -200 टू -250 हाउस अ नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, तो -20 से -25, तो ये कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली नेगेटिव ही होता है और हमें नेगेटिव ही कहा है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी में लिखा है जो रीजन है बिटवीन -50 से लेकर 200 तक हाउस अ पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, यानी -150 से लेकर और -200 तक, यानी कि ये वाला कॉलम दिया है, तो ये प्ले करता है पॉजिटिव रोल, लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है, तो सी भी हो जाएगा गलत। ठीक है, केवल बी सही है और केवल बी ऑप्शन दिया है हमें थर्ड में, यानी कि बी ओनली। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने समझा दिया है अपने तरीके से। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 83। लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट। यहाँ पर आपको भाई दी गई है 5 स्टेटमेंट दी गई है यूकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके रिगार्ड में। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है सिंथेसाइज द एमआरएनए इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए है वो बनता है पॉलीमरेज थर्ड से। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या है? मैंने आपको ये पहले भी समझाया है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो बनाता है लार्ज आरआरएनए को, जो 2 होता है वो बनाता है प्री एमआरएनए को, जो थर्ड होता है वो बनाता है टीआरएनए को। लेकिन वहां पर कहा है कि एमआरएनए बनाता है थर्ड वाला, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा है गलत, ए गलत है। तो देखो हम फर्स्ट वाला भी कट कर सकते हैं और फोर्थ वाला भी कट कर सकते हैं। अब आप देखो थर्ड में और सेकंड में जो बी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है दोनों कॉमन है, यानी कि हम ये तो बोल सकते हैं कि बी और ई तो बिल्कुल सही होंगे, बस हमें चूज करना है कि सी और डी में से क्या सही है। तो ये तो मैंने बताया है आपको एग्जाम के लिए टाइम, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ पर मैं आपको सारी स्टेटमेंट समझाऊंगी, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम थोड़ा कम लग सके तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी चीजों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बी में लिखा है द टारगेट प्रोमोटर फॉर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ बाईपार्टेट सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब यहाँ बात की गई है कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसके प्रोमोटर को लेकर बात की गई है। चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर। The classical RNA polymerase third promoter are type 1 and type 2 which have the promoters that lie wholly within the gene। अब देखो यहाँ पर जो RNA polymerase थर्ड होता है उसके पास जो प्रोमोटर होते हैं उनको डिवाइड किया गया है टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर। ये होते हैं डाउन स्ट्रीम। देखो इसका मतलब क्या है कि आपके पास मानो ये कोई जीन है,
अब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रांसक्रिप्शन तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये वाला पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है अपस्ट्रीम और ये वाला पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है उसका जो प्रोमोटर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, डाउनस्ट्रीम में, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होता है इसका प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का। और यहाँ ये जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये किसे बनाता है, 5s आरएनए को भी बनाता है और टीआरएनए को भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए जो प्रोमोटर है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि 5s आरएनए के लिए जो प्रोमोटर है वो कहाँ होगा, डाउनस्ट्रीम होगा, क्योंकि देखो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई है उसके बाद है तो ये डाउनस्ट्रीम होगा। यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है उसके बाद है तो यानी कि डाउनस्ट्रीम होगा। ठीक है, जो 5s आरएनए है उसके पास बॉक्स ए होता है और बॉक्स सी होता है, इसे कहा जाता है बाइपार्टाइट। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि रिप्रेजेंटेड बाय द बाइपार्टाइट। ठीक है, तो बाइपार्टाइट का मतलब है कि यहाँ पर दो बॉक्स होते हैं, बॉक्स ए है और बॉक्स सी है और यहाँ कुछ इंटरमीडिएट एलिमेंट्स भी होते हैं। ऐसे अगर आप बात करोगे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के उस प्रोमोटर की जो कि टीआरएनए बनाता है, वहां पर भी दो बाइपार्टाइट सीक्वेंस होते हैं, एक होता है ए बॉक्स और एक होता है बी बॉक्स। यानी टीआरएनए के लिए ए और बी बॉक्स है और 5s आरएनए के प्रोमोटर में बॉक्स ए और बॉक्स सी है। ठीक है, तो ये बात जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये सही है कि जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का प्रोमोटर होता है, यहाँ पर बाइपार्टाइट सीक्वेंस डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी में लिखा है द असेंबली फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए सी असेस द बाइंडिंग ऑफ द पोजिशनिंग फैक्टर दैट इज बी एट द प्रिसाइज लोकेशन। यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए फैक्टर्स होते हैं उसमें जो ए है और सी है वो रिक्रूट करते हैं बी को उसकी परफेक्ट या फिर प्रिसाइज लोकेशन पर। ये बात कितने हद तक सही है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने बताया है कि टाइप 1 और टाइप 2 जो रिसेप्टर हैं, जो प्रोमोटर हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के लिए, उसमें जो 5s आरएनए का जीन होता है वहां पर हमने देखा था अभी दो बॉक्स होते हैं, ए बॉक्स और सी बॉक्स। सबसे पहले यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी और ये दोनों आने के बाद फिर ये रिक्रूट करते हैं यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी को और बी के आने के बाद फिर आता है पॉलीमरेज और यहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे अगर बात करते हैं टीआरएनए या फिर जो अदर जीन होते हैं जिसको ये ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें बॉक्स ए होता है और बी होता है। पहले यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी और सी के आने के बाद फिर आता है बी और बी के आने के बाद फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो आकर के फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो ए है और सी है वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं ताकि वहां जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी है वो एक परफेक्ट लोकेशन पर आकर बाइंड हो सके। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए है सी है वो असिस्ट करते हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ बी एट द प्रिसाइज लोकेशन, यानी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी में लिखा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी इज द लास्ट फैक्टर दैट जॉइन द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पर जो फैक्टर बाइंड करता है वो सबसे लास्ट में बी ही करता है, यानी कि ये लास्ट फैक्टर है। तो देखो यहाँ पर ये लास्ट होता भी है, किसी केस में लास्ट नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ आपको स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है कि किस आरएनए के रिगार्ड में बात की गई है या फिर किस आरएनए के पॉलीमरेज के रिगार्ड में बात की गई है। तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो आपको नहीं बताई गई है, तो आप इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं कर सकते कि ये सही है। ठीक है, तो इसे हम मानेंगे कि ये गलत है क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको नहीं दी गई है। ई में लिखा है कि फॉस्फोराइलेटेड सेरीन रेजिड्यू इन द सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर द एमआरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स। यानी कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है जो एमआरएनए को बनाता है वहां पर उसका जो सी टर्मिनल डोमेन है उसके कुछ रेजिड्यू पर जब होता है फॉस्फोराइलेशन, और कौन सा होता है, सेरीन। यानी कहा है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जो सीटीडी डोमेन है उसके सेरीन रेजिड्यू पर जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो किसके लिए काम करता है कि जो आरएनए को प्रोसेस करेंगे उन एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट की तरह एक्ट करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। यहाँ पर डायग्राम दिया है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का, नीचे आकर ये बताया है कि यहाँ पर ये है सी टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसके पास ये वाला जो रीजन है इसको थोड़ा हाईलाइट किया गया है, बताया है कि इसके पास जो सेरीन रेजिड्यू है इनके ऊपर जब होता है फॉस्फोराइलेशन, देखो यहाँ जो S2 है उस पर हुआ है फॉस्फोराइलेशन, इसके कारण यहाँ कुछ ऐसे एंजाइम को रिक्रूट किया जाता है जो कि इस एमआरएनए की, जो एमआरएनए बन रहा है यहाँ पर
उसकी कैपिंग कर सके। देखो यहाँ कैपिंग एंजाइम आ गए हैं जिससे कि फिर यहाँ इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो एमआरएनए बनाता है उसकी कैपिंग के लिए जो एंजाइम होते हैं वो उसी एंजाइम का जो सी टर्मिनल डोमेन है उसके सेरीन पर जब फॉस्फेट ऐड होता है तो उन एंजाइम को रिक्रूट किया जाता है जो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है जो ई वाली दी गई है। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। यानी सही कौन सा निकला है? अभी तक बी सही है और सी सही है और ई सही है। तो बी सी यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आईडी है 84। दिया है द फिगर बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ रेप्लिकेशन फोक। यहाँ पर आपको एक रेप्लिकेशन फोक का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसी के रिगार्ड में यहाँ 3 स्टेटमेंट लिख दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट में लिखा है कि जो 1 है यानी कि जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग स्ट्रैंड को, जबकि हमारा जो सेकंड वाला है यानी कि सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। तो ये तो रेप्लिकेशन का बिल्कुल बेसिक सी बातें होती हैं कि जो डायरेक्टली कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा होता है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और जो फ्रेगमेंट में ग्रो कर रहा होता है उसको ओकाजाकी टेम्पलेट या फिर इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ए सही है यानी कि हम सेकंड वाले को तो कट कर सकते हैं। अब बात लिखी है बी में कि अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ द फोर्थ अकर प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो हमारे ऑप्शन में दिया है कि जो फोर्थ वाला है यानी ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये पहले बना है सेकंड से और थर्ड से। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है कि इस तरीके से ये बनता है रेप्लिकेशन बबल। ये होता है रेप्लिकेशन बबल। शायद मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, वेट अ मिनट, बड़ा हो गया है, मैं तो छोटा से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर दिया है ये एक रेप्लिकेशन बबल है, ठीक है, और उसमें बताया है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है चीज़ें। तो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ये बताया है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये बताया है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन में चीज़ें बस यहाँ तक दी गई हैं, मतलब इतना दिया गया है, ये नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बनता है प्राइमर यहाँ, ठीक है, और चीज़ें इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ओरिजिन है तो यहाँ पर बनता है और चीज़ें ऐसे मूव करती हैं। अब आप कहें कि ऐसे ही क्यों मूव कर रहा है, तो हम सभी को पता है कि रेप्लिकेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये 5 है तो यहाँ पर 3 होता है और ये बनता है 5, तो 5 से ये 3 की साइड मूव करता है। ऐसे ही देखो ये 5 है तो ये 3 है और यहाँ बनता है 5, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम रेप्लिकेशन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो प्राइमर बनेगा यहाँ, प्राइमर बनेगा यहाँ और फिर ये ऐसे रेप्लिकेशन करेगा क्योंकि ये 3 है यानी कि यहाँ पर 5 और 5 से ये ऐसे मूव करेगा। ऐसे ही देखो यहाँ प्राइमर बनेगा और ये मूव करेगा लाइक दिस। तो यहाँ हम नहीं बता सकते कि कौन सा लीडिंग है और कौन सा यहाँ पर मतलब हमारा वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। अब देखो जैसे ही ज़्यादा और ओपन होगा, यहाँ मानो आपने थोड़ा सा ज़्यादा और ओपन कर दिया है, तो ओपन करने के बाद चीज़ें यहाँ तक आ चुकी थी। एक प्राइमर हमारा यहाँ बना था और इसने यहाँ तक मूव कर लिया था, और एक प्राइमर हमारा यहाँ बना था जिसने यहाँ तक मूव कर लिया था। ठीक है, अब जैसे ये ओपन हुआ है तो ये तो डायरेक्टली ऐसे ही मूव करता रहेगा, लेकिन ये तो ऐसे मूव नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर हमें एक और प्राइमर बनाना पड़ेगा और फिर ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बना है ये वाला प्राइमर, इसके बाद बना है ये वाला प्राइमर और फिर बना है ये वाला प्राइमर। ठीक है, अब जैसे ही ये थोड़ा और ज़्यादा ओपन अप होता है, अब जैसे ये थोड़ा और ओपन अप होता है तो यहाँ पर ये चीज़ें फिर से ऐसे मूव करती रहेंगी और यहाँ फिर हमें एक प्राइमर बनाना पड़ेगा जो कि फिर ऐसे मूव करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि वो प्राइमर या फिर वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो कि ओरिजिन के पास होता है वो पहले बनता है एज कंपेयर टू द अदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, चलिए एक बार देखो मैच कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है कौन सा, फोर्थ वाला, ये किसके पास है, ओरिजिन के पास है, यानी ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो इसके पास ये फोर्थ है, यानी कि फोर्थ वाला पहले बना होगा
थर्ड से और सेकंड से, और हमारे स्टेटमेंट में भी यही लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ द फोर्थ अकर प्रायर, यानी पहले टू द सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड सेकंड, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सही, बी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया है अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ द सेकंड अकर प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, यानी ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला है ये पहले बना है इन दोनों से, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहां पर आपको अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आगे आता है तो बस एक बात याद रखनी है कि जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ओरिजिन के पास बना है, ठीक है, जो ओराई होता है वहां पर जो फ्रेगमेंट बना हुआ है वो पहले बनेगा और जो इस साइड होगा वो बाद में बनता है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ए सही है, बी सही है, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन आईडी 85 से, लिखा है मैनी ऑर्गेनिज्म इनकोड ओनली 18 अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस, जिसको बोला जाता है AARS। दीज ऑर्गेनिज्म लैकिंग द AARS दैट यूज एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन for direct amino acylation of the tRNA asparagine or tRNA glutamine respectively. Which one of the following statement represent the correct option? पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को ही समझा देती हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, tRNA, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटिस। ठीक है, तो ये तीनों ही फैक्टर जो है जरूरी होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और फॉर द ट्रांसलेशन। इनका काम क्या है, हम सभी को पता है कि प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, और जहां प्रोटीन बन रहा होता है उस साइट पर अमाइनो एसिड को लेकर आने का काम करता है ये टीआरएनए। अब इस टीआरएनए पर सबसे पहले उस अमाइनो एसिड को जोड़ा जाता है, ठीक है, और जोड़ने के बाद फिर ये उसे वहां लेकर जाएगा जहां जरूरत है। तो इस अमाइनो एसिड को इस टीआरएनए से जोड़ने का जो काम है वो ये एंजाइम करता है, दैट इज अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस। अब हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड हैं इतने ही ये एंजाइम होते हैं, अलग अलग, यानी कि अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी वहां पर जोड़ देगा, तो सबके लिए अलग होते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल जो है 20 अमाइनो एसिड है, लेकिन वहां केवल 18 ही हमें मिल रहे हैं ये वाले एंजाइम। ठीक है, तो किसके लिए नहीं मिला है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस जो कि जोड़ता है ASN को, एस्पेरेजिन को, तो उसे आप कहोगे ASN AARS। ठीक है, और जो जोड़ता है, जो एंजाइम जोड़ेगा मतलब टीआरएनए पर ग्लूटामिन को, उसे आप कहोगे ग्लूटामिन, यानी पहले लिख दोगे और फिर AARS कर दोगे। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो एंजाइम है यानी ये वाला जो है ये नहीं है, लेकिन देखा गया है कि उस प्रोटीन के, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं उन प्रोटीन में फिर भी ये वाला अमाइनो एसिड मिल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो यहाँ पर होता ऐसे है कि सबसे पहले कोई टीआरएनए आया है, उस टीआरएनए पर यहाँ पर जो ग्लूटामेट है, जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट जो मतलब AARS है, यानी जो एंजाइम है वो क्या करता है, इस टीआरएनए पर ग्लूटामेट को ऐड कर देता है, ग्लूटामेट को ऐड कर देता है। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि ग्लूटामेट और जो ग्लूटामाइन है इन दोनों के स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ग्लूटामेट को ऐड कर दिया जाता है और ऐड करने के बाद फिर यहाँ होता है मॉडिफिकेशन, और ये जो ऐड हुआ है दैट इज ग्लूटामेट, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूटामाइन में, यानी GLN में। सेम ऐसा ही होता है इन द केस ऑफ एस्पेरेजिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीआरएनए है उससे ऐड कर दिया जाता है एस्पार्टेट। ठीक है, इसको कौन ऐड करता है, जो यहाँ एस्पार्टेट अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटिस है वो यहाँ पर एस्पार्टेट को ऐड कर देता है। जैसे यहाँ एडिशन हो जाता है इसके बाद फिर इस एस्पार्टेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एस्पेरेजिन में। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ टीआरएनए पर एस्पेरेजिन आ गया है और टीआरएनए पर ग्लूटामिन आ गया है, तो फिर वहाँ पर उसको जो प्रोटीन की चेन है वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो ये मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो किसी दूसरे एंजाइम की हेल्प से वो ऐड कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार मैच कर लेते हैं। देखो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है ये थर्ड वाले में दिया गया है, लिखा है इन दीज ऑर्गेनिज्म द टीआरएनए फॉर द एस्पेरेजिन और टीआरएनए फॉर द ग्लूटामिन आर फर्स्ट अमाइनो एसाइलेटेड बाय द एस्पार्टेट एंजाइम और जो ग्लूटामेट एंजाइम है, यानी कि जो टीआरएनए होता है उस पर पहले ऐड किया जाता है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एंड देन द एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट अटैच्ड टू द टीआरएनए आर मॉडिफाइड टू एस्पेरेजिन एंड ग्लूटामिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
यानी पहले टीआरएनए पर ग्लूटामेट एस्पार्टेट जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद फिर मॉडिफिकेशन होता है, एस्पार्टेट को एस्पेराजिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूटामेट को ग्लूटामाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वहां पर चीजें इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ए में क्या लिखा है? द ऑर्गेनिज्म लैकिंग द ASN-RS और GLN-RS लैकिंग द ASN एंड GLN इन देयर प्रोटीन। यानी अगर इनके पास ये एंजाइम नहीं है तो उनकी प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है, वो मिलते हैं वहां पर फिर भी। ठीक है, सेकेंड में लिखा है इन दीज ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड ASP और ग्लूटामेट रेजिड्यू इन द प्रोटीन आर पोस्ट ट्रांसनली मॉडिफाइड बाय अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। यानी ये कह रहा है कि पहले उसमें जो एस्पार्टेट जुड़ा है, प्रोटीन बन गया है कंप्लीट, और जहां प्रोटीन में एस्पार्टेट है, ग्लूटामेट है, उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है एस्पेराजिन में और ग्लूटामिन में। ऐसा नहीं होता, मतलब कि इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही उसमें चेंज किया जाता है, ना कि बाद में कोई चेंज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है इन दीज ऑर्गेनिज्म द प्रिकर्सर ऑफ mRNA दैट इनकोड एस्पार्टेट एंजाइम और ग्लूटामेट एंजाइम आर अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड टू जनरेट द, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, वहां पर वो अगर नहीं मिलते तो मिलते ही नहीं है। ठीक है, सो यहां पर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यस, यहाँ क्वेश्चन आईडी है 86 और देखो क्वेश्चन में लिखा है, काफी बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, मैं बता देती हूँ। राइबोसोम prepared from a bacterium were fractionated by sucrose density gradient centrifugation to separate the 30S, 50S and 70S population। यानी एक बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो 70S होता है, वी ऑल नो। तो 70S जो होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, 30S और 50S। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम फॉर्म हुआ है उसके बारे में जानने के लिए वहां एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। और वहां पर देखा गया है कि उस बैक्टीरिया के अंदर 30S कितना है, 50S कितना है और 70S कितना है, तो हमें ये वाला ग्राफ मिला है। ठीक है, यानी यहाँ पर 30S इतना है, 50S इतना है और 70S इतना है। ठीक है, इसको साथ साथ में मैं लिख भी लेती हूँ ताकि हमें आंसर को, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो इसमें लिखा है कि अगर नॉर्मल बैक्टीरिया है, मतलब कोई चेंज हमने नहीं किया है, तो उसके अंदर हमें देखने को मिला है कि जो 30S है वो इतना है, 50S इतना है और 70S जो है सबसे ज्यादा है। तो ये 30 है, ये 50 है और दिस इज 70। ठीक है, ओके। इसके बाद लिखा है कि when the ribosome preparation was incubated individually with either the elongation factor G or a newly identified protein X or GTP, the profile remain unchanged, likewise unchanged। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ली गई है कि अगर हम इस बैक्टीरिया में जब राइबोसोम बन रहा होता है उस दौरान अगर हम वहां डाल देते हैं इलोंगेशन फैक्टर G, बस केवल हमने ये डाला है। सेकंड में फिर हमने डाल दिया है केवल प्रोटीन X, कोई X प्रोटीन है उसको डाला है, और थर्ड में फिर हमने डाल दिया है GTP। तो अगर हम ये कंडीशन अलग अलग देते हैं, मतलब एक बार हमने ये दिया, फिर दूसरी बार ये, फिर तीसरी बार, तो भी हमें सेम ग्राफ मिल रहा है लाइक दिस। ये 30 का है, ये 50 का है और ये 70 का है, 30, 50 और 70। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये किया गया है, फर्स्ट हमारा ये था। चलिए देखो लास्ट में फिर क्या लिखा है, लाइकवाइज नो चेंज वर सीन इन द प्रोफाइल व्हेन द राइबोसोमल प्रिपरेशन वाज इंक्यूबेटेड विद द ई इलोंगेशन फैक्टर G प्लस GTP और प्रोटीन X प्लस GTP। यानी इसके बाद फिर क्या लिया गया कि हमने यहाँ अलग अलग किया था, लेकिन अब की बार दो का कॉम्बिनेशन कर दिया है, इलोंगेशन फैक्टर G प्लस GTP हमने एक बार ऐड किया और फिर हमने ऐड किया है प्रोटीन X प्लस GTP ऐड किया है, ये कंडीशन ली है और ये हमारे थर्ड में किया गया है, तो भी हमें सेम प्रोफाइल मिल रही है लाइक दिस। यस, 30, 50 एंड 70। ठीक है, इसके बाद फिर क्या किया है, यस, हाउएवर व्हेन द राइबोसोमल प्रिपरेशन वाज इंक्यूबेटेड विद प्रोटीन X, E, F, G and GTP together, it result in a change of profile which show a decrease of 70S peak area or increase in the peak area of 30S and 50S। यानी कि हमने क्या किया, तीनों में चीजें सेम रही हैं, लेकिन अब की बार हमने जो इलोंगेशन फैक्टर G है प्लस GTP है प्लस प्रोटीन X है, इन तीनों को एक साथ दिया है और देने के बाद हमें देखने को मिला कि यहाँ अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो चेंज होके आया है। 30S जो था वो भी इंक्रीज हुआ है और जो 50S है वो भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो 70S है वो डिक्रीज हो गया है। यानी ये 30 है और ये 50 है और ये 70 है। ठीक है, तो इस तरीके से मिला है हमें ग्राफ अपनी फोर्थ कंडीशन में। ये तो मैंने आपको समझाया है, क्वेश्चन में ये गिवन है आपको चीजें।
और फिर ये ग्राफ दे दिया है और फिर आपसे पूछा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन से स्टेटमेंट है जो इसके बारे में हमें सही बता रही हैं। ठीक है, तो देखो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है प्रोटीन एक्स इज एन एंटी एसोसिएशन फैक्टर विच फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द EFG एंड GTP। सेकंड में लिखा है प्रोटीन एक्स इज अ डिसोसिएशन फैक्टर विच फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द EGF एंड GTP। यहाँ पर 2 टर्म आई हैं, एंटी एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इनका मतलब क्या है वो मैं समझा देती हूँ। देखो यहाँ एंटी एसोसिएशन का मतलब क्या होगा? एंटी एसोसिएशन का मतलब है कि आपके पास ये 30 है और ये 50 है, इनको ये मतलब जब ये जुड़ जाते हैं तो बनता है 70। तो यानी कि एंटी एसोसिएशन का मतलब है कि ये इनको जुड़ने नहीं देगा, मतलब जितना 30 है इतना ही रहेगा, जितना 50 है इतना ही रहेगा, जितना 70 है इतना ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दिया है डिसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन का मतलब होता है कि आपके पास 30 है, आपके पास 50 है और ऑलरेडी थोड़ा 70 भी है। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब है, डिसोशिएट कौन हो सकता है? जो 2 यूनिट से बना है, ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है, केवल ये डबल यूनिट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 70 को कन्वर्ट कर दिया गया है 30 में और 70 को कन्वर्ट कर दिया गया है 50 में। तो अगर डिसोसिएशन हुआ है तो इसका मतलब है कि 30 जो है वो भी इंक्रीज होके मिलेगा, क्योंकि 30 कुछ पहले भी था और कुछ अब बन भी गया है। जो 50 है वो भी इंक्रीज होके मिलेगा, क्योंकि थोड़ा पहले था, थोड़ा अब और बन गया है। लेकिन जो 70 है उसमें चेंज आएगा, जितना वो पहले था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ग्राफ हमारा इस तरीके से था कि यहाँ पर ये 30 था, ये 50 था और ये 70 था। अब जो ग्राफ है हमारा इसके यानी कि अगर डिसोसिएशन हुआ है तो ग्राफ हमारा कैसा आना चाहिए? 30 भी इंक्रीज होना चाहिए, 50 भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन 70 जो है डिक्रीज होगा। ठीक है, और एंटी एसोसिएशन अगर है तो ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, यानी जितना 30 पहले था उतना ही रहेगा, 50 जितना पहले था उतना ही रहेगा, 70 जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये बातें अगर समझ आई हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ स्टेटमेंट। फर्स्ट में लिखा है कि प्रोटीन एक्स जो है वो एंटी एसोसिएशन है फैक्टर, जो कि काम करता है जब वहां EFG होता है और GTP होता है। तो ये बात गलत है। गलत क्यों है? देखो प्रोटीन एक्स काम कब करता है? जब वो EFG और GTP की प्रेजेंस में होता है। ये बात तो सही है, क्योंकि हमने देखा भी है कि यदि प्रोटीन एक्स इन दोनों के साथ में है तो हमें चेंज देखने को मिलता है। लेकिन प्रोटीन एक्स अगर अलग अलग है, मतलब यहाँ पर भी देखो अलग है, यहाँ पर भी ये अलग है, यानी EFG साथ में नहीं है, तो ये काम नहीं कर रहा है, सेम है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि प्रोटीन एक्स तब काम करता है जब वो EFG और GTP के साथ में होता है, लेकिन तब वो वहां पर एंटी एसोसिएशन नहीं कर रहा होता। क्योंकि अगर ये एंटी एसोसिएशन कर रहा होता तो वहां ग्राफ में चेंज नहीं आना चाहिए था, लेकिन ग्राफ में चेंज हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो किया क्या है? प्रोटीन एक्स ने डिसोसिएशन किया है, जो कि काम करता है इन द प्रेजेंस ऑफ EFG एंड GTP। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएशन करता है, इस वजह से ही हमें यहाँ पर 50 का ज़्यादा मिला है, 30 का भी ज़्यादा मिला है, लेकिन 70 का कम हो गया है, क्योंकि इसने 70 को डिसोशिएट कर दिया है इन 30 एंड इन 50। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। थर्ड में लिखा है प्रोटीन एक्स बाइंड करता है GTP से, इसका कोई मतलब नहीं है। फोर्थ में लिखा है कि जो EGF है इज नोन टू बाइंड GTP, हेंस इट कैन बी कंक्लूड दैट द इफेक्ट ऑफ GTP थ्रू EFG एंड प्रोटीन एक्स डज नॉट बाइंड GTP। ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन के लिए द सेकंड ऑप्शन। मैं ये समझा चुकी हूं, अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 87। लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ RNA इन यूकैरियोट, यानी यूकैरियोट के अंदर जो RNA बनता है, बनने के बाद उसकी कई तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। उसके रिगार्ड में आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट देके रखे हैं, पूछा है कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट में लिखा है सून आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन RNA polymerase second pose 30 nucleotide downstream from the site of initiation until the cap structure is added to the 5' end of the nascent pre-mRNA। यानी कि इसमें ये कहा है कि देखो जैसे हमारे पास ये हमारा जीन है, जीन में ये है ट्रांसक्रिप्शन साइट, यानी जहां से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली में स्टार्ट होता है। अब RNA polymerase जो है कहां तक चला गया है? 30 न्यूक्लियोटाइड तक चला गया है। तो कुछ mRNA भी एग्जैक्टली बना ही होगा, तो यहाँ पर कुछ mRNA ये बना है। ठीक है, तो अब कहा है कि जैसे ही ये RNA पोलीमरेज यहाँ आ जाता है और इतना mRNA बन जाता है, इसके बाद ये RNA पोलीमरेज रुक जाता है। और कब तक रुका रहेगा? जब तक कि यहाँ पर इस mRNA पर 5' पर कैपिंग ना हो जाए।
जैसे ही कैपिंग हो जाएगी फिर ये अपना आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यूकैरियोट के अंदर mRNA बनता है, प्री mRNA बनता है, उसमें जो मतलब कैपिंग होती है, ठीक है, जो टेलिंग होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होने से पहले ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि प्री mRNA पूरा बन गया है उसके बाद फिर कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, नहीं, उसके टर्मिनेशन से पहले ही वहां कैपिंग भी हो जाती है और टेलिंग भी हो जाती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही है। ऐसा ही होता है कि 30 तक जाने के बाद ये पॉलीमरेज बंद मतलब रुक जाता है, और कब तक रुका रहेगा, जब तक यहाँ पर 5 प्राइम कैपिंग ना हो जाए। जैसे कैपिंग हो गई है फिर ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए हमारा सही है, ठीक है। तो थर्ड हम काट सकते हैं, सेकंड भी, क्योंकि इनमें ए नहीं दिया हुआ है। ओके, बी में लिखा है The 5 prime splice site are functionally divergent, whereas the 3 prime site are functionally equivalent। इसका मतलब है कि जो मतलब साइट होती हैं mRNA के अंदर जहां पर स्प्लाइसिंग की जाती है वो 5 प्राइम होती है, 3 प्राइम होती है। इसमें लिखा है कि जो 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है वो तो डाइवर्जेंट होती है, यानी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन जो 3 प्राइम साइट होती है वो एक ही टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है। ये बात गलत है, दोनों ही जो साइट होती हैं वो फंक्शनली डाइवर्जेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। देखो बी गलत है तो यहाँ पर बी दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर पर तो हम आ ही चुके हैं, ठीक है। ओके, सी में लिखा है इन एडिशन टू द हेल्पिंग इन रिकॉग्निशन ऑफ द स्प्लाइस साइट द एक्सॉन डेफिनेशन ऑल्सो फंक्शन एज अ स्प्लाइसिंग रेगुलेटर बाय अलाउइंग द पेयरिंग एंड लिंकिंग ऑफ एडजेसेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। और देखो डी में लिखा है द इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म अप्लाई ओनली टू द लार्जर इंट्रॉन एंड असिस्ट इन द अचीविंग द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। यानी यहाँ इन दोनों ऑप्शन में एक कॉन्सेप्ट दिया है एक्सॉन डेफिनेशन का और इंट्रॉन डेफिनेशन का। इनका मतलब क्या होता है चलिए मैं बता देती हूँ। यस, ओके, मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखो इंट्रॉन डेफिनेशन का मतलब क्या है, हमारे पास जो mRNA होता है उसमें 2 रीजन होते हैं, एक एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है, फिर एक्सॉन होता है, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट यहाँ तक का जो पॉइंट है इसे बोलते हैं इंट्रॉन डेफिनेशन, इसे बोलते हैं एक्सॉन डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ एक मैकेनिज्म भी इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म और एक्सॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, अब इस जो एक्सॉन है इसके पास 2 साइट होती हैं, एक 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है और एक 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट है, यानी जहां पर चीजें कट होती हैं वो 5 प्राइम है और 3 प्राइम है। तो देखो इसमें लिखा है कि जो इंट्रॉन डेफिनेशन होता है मैकेनिज्म अप्लाई ओनली टू द स्मॉलर इंट्रॉन, यानी अगर देखो हमारे पास कोई mRNA है उसका इंट्रॉन अगर छोटा है साइज में तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म, यानी इंट्रॉन को इस्तेमाल करके वहां एंजाइम आ जाते हैं U1 U2 और फिर इसको अलग कर दिया जाता है। तो यदि वहां पर जो इंट्रॉन है वो छोटा है, छोटा कितना है यानी कि लेस देन 250 बेस पेयर अगर है तो वहां इस्तेमाल किया जाता है इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब लेकिन अगर जो मतलब mRNA है जो इंट्रॉन वाला पार्ट है वो काफी लेंथी है, मतलब 250 से ज़्यादा बड़ा है, तो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है एक्सॉन डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सॉन को भी इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर भी आकर U1 और U1 आकर बाइंड हो जाते हैं, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिस वजह से फिर इनकी बाइंडिंग होती है और ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे स्टेटमेंट में दिया भी है यहाँ पर, देखो इसमें लिखा है कि जो स्प्लाइसिंग साइट होती है यानी 5 प्राइम है 3 प्राइम है वो हेल्प करती है रिकॉग्निशन में, एज वेल एज जो एक्सॉन डेफिनेशन होता है वो किस चीज में भी हेल्प करता है कि जो हमारे पास दूसरा एक्सॉन है, एक एक्सॉन है उसके पास स्प्लाइसिंग साइट है, जो दूसरा एक्सॉन है उसके पास भी स्प्लाइसिंग साइट है। तो यहाँ पर ये जो एक्सॉन डेफिनेशन है ये भी डिसाइड करता है कि जो दूसरा एक्सॉन है उसका 5 प्राइम और उसका 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट कहाँ पर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही, ऐसा ही होता है। डी में देखो लिखा है कि जो इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म है वो कब अप्लाई होता है, यदि वहां पर लार्जर इंट्रॉन हो, कितना 500 से ज्यादा हो। लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं जो इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म जो होता है वो लेस देन 250 या फिर 250 बेस पेयर के इंट्रॉन के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ई में लिखा है द स्प्लाइसिंग रिएक्शन कैरिड आउट इन विट्रो हैव रिवील्ड दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आर रिवर्सिबल, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है स्प्लाइसिंग तो वहां पर कुछ रिएक्शन होती है जिनको कहा जाता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। हमने इस बारे में पढ़ा भी है, मैं यहाँ बता भी देती हूँ आपको।
इस तरीके से देखो ये एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, यहाँ पर ये इंट्रोन वाला पार्ट है। उसको रिमूव करने के लिए कई टाइप की रिएक्शन होती हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। देखो सबसे पहले इस पॉइंट ने यहाँ किया तो यहाँ ट्रांस एस्टेरिफिकेशन फर्स्ट हुआ है। इसके बाद जैसे ये पोर्शन अलग हो जाता है, फिर यहाँ जो बना है ये यहाँ अटैक करता है, अटैक करने के बाद ये दोनों पोर्शन जुड़ जाते हैं और ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाता है। तो इन रिएक्शन को जो यहाँ पर हुआ है और जो यहाँ हुआ है इन्हें बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। तो अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, हमारा जो प्री एमआरएनए है वहाँ स्प्लाइसिंग हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल होती हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक बार ये हो चुका है तो फिर से हो जाएगा, एक बार ही होता है। लेकिन अगर आप उसे बॉडी से बाहर करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में अगर करते हैं, तो ये जो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है ये रिवर्सिबल होती है, इनको फिर से ही कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि इनको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो ई स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो ए सही है, सी सही है, ई सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 88। लिखा है इन द डायग्राम बिलो द डॉटेड लाइन मार्क द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया गया है इसमें बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन के बारे में बताया है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। इसके रिगार्ड में आपको 4 स्टेटमेंट देके रखे हैं और पूछा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है। चलिए इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मैंने आपको अभी समझाया भी है इक्वेशन में, मैं फिर से बता देती हूँ। हमारे पास होता है रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ है ओरिजिन साइट, यहाँ है ओरिजिन साइट, ये लिया है 5 प्राइम और ये लिया है 3 प्राइम, ये लिया है 3 प्राइम, ये लिया है 5 प्राइम। तो प्राइमर यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट है। प्राइमर यहाँ बनेगा क्योंकि इनिशिएशन पॉइंट है। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं कि ये मूव कैसे करेंगे। अब ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है और यहाँ बनेगा 5 प्राइम का प्राइमर, और हमें पता है रेप्लिकेशन कैसे मूव करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर 5 है तो 3 है, 3 है तो 5 है, 5 है तो 3 की साइड ये मूव करेगा। और यहाँ हमें फिर एक प्राइमर बनाना पड़ेगा, ये 3 है तो ये 5 बनेगा और ये ऐसे मूव करेगा, यहाँ प्राइमर बनेगा और ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। अब जैसे ये फिर से ओपन अप होता है तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो यहाँ हमारा प्राइमर है जिसने ऐसे मूव किया है, और यहाँ हमारा प्राइमर था जिसने ऐसे मूव किया था, यहाँ प्राइमर था जिसने ऐसे मूव कर लिया था। अब यहाँ एक और प्राइमर बनाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे मूव करेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर प्राइमर था, इसने ऐसे मूव किया था, और यहाँ प्राइमर बनाना पड़ेगा, ये ऐसे मूव करेगा। और डॉटेड लाइन जो है हमें ऐसे दिखाई गई थी, ठीक है। ये चीज़ें आई हैं। अब इसके बिहाफ पर देखते हैं क्या पूछा है हमसे। पूछा है ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज अकर यूजिंग द अपर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट, यानी राइट साइड में, यानी कि जो हमारा डॉटेड लाइन है इसका राइट साइड तो ये होगा। राइट साइड में जो लीडिंग स्टैंड बना है वो अपर टेम्पलेट है उसको इस्तेमाल करके बना है, लेकिन ये तो गलत है ना। डॉटेड में जो राइट साइड है, राइट साइड में जो लीडिंग बना है वो लोअर टेम्पलेट को इस्तेमाल करके बना है, ना कि अपर को, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। बी में लिखा है ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज अकर यूजिंग द लोअर स्ट्रैंड एज द टेम्पलेट। एग्जैक्टली डॉटेड के राइट साइड में जो लीडिंग स्ट्रैंड बना है वो लोअर टेम्पलेट को इस्तेमाल करके बना है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। सी में लिखा है लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन। अब देखो ये जो एंजाइम होता है लाइगेज, इसका काम है कि जैसे रेप्लिकेशन हो जाती है उसके बाद ये जो प्राइमर बने हैं उनको रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के बाद फिर इनको जोड़ा जाता है, लाइगेशन किया जाता है। तो जहाँ प्राइमर ज़्यादा बनते हैं वहाँ पर लाइगेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि लीडिंग स्ट्रैंड में केवल एक प्राइमर बना है, पूरा स्ट्रैंड बन गया है। लेकिन अगर बात करते हैं लेगिंग स्ट्रैंड की तो उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं और वहाँ हर जगह प्राइमर है, तो वहाँ लाइगेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो अगर लाइगेज में म्यूटेशन हुआ है, लाइगेज अपना वर्क नहीं कर रहा है, तो उससे वो स्ट्रैंड अफेक्टेड होगा जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट से बना है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि जो लाइगेज डेफिशिएंट है, जिसके पास लाइगेज नहीं है, वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन। तो देखो डॉटेड लाइन ये है, लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड में जो अपर है वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा, लेकिन अपर तो नहीं होगा क्योंकि तो लीडिंग है। जो डॉटेड लाइन है उसके जो लेफ्ट साइड में जो हमारा लोअर स्ट्रैंड है, यहाँ पर ये जो बना है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ये ज़्यादा अफेक्टेड होगा अगर लाइगेज में म्यूटेशन हुआ है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अपर स्ट्रैंड नहीं,
अलाइगेज डिफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द लोअर स्ट्रैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन, यानी कि डी सही हो जाएगा। तो बी सही है, डी सही है, यानी कि द थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, ये हमने कर लिया है। चलिए, तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं पार्ट सी के। अभी भी अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।